दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम और संभावनाएं। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं राजेश त्यागी। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम अमेरिकी चुनावों पर, उनके परिणामों और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। और इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं 3 नवंबर को जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में, जिसके 7 नवंबर को परिणाम सामने आ गए हैं। मीडिया ने जॉन बिडेन को विजेता घोषित कर दिया है। जो बिडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए उनका रास्ता साफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की इस कॉन्टेस्ट में, इस रेस में हार हुई है। इस रेस में, राष्ट्रपति पद के लिए इस रेस में रिपब्लिकन पार्टी को 214 और डेमोक्रेट्स को, जिनका प्रतिनिधित्व जो बिडेन कर रहे थे, उसे 290 सीट मिली हैं। बिडेन लंबे समय से अमेरिका के प्रांत डेलावेयर से सीनेटर रहे हैं और ट्रंप जो हैं वो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सीनेटर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में, यूएस कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसका निचला सदन है और उसके ऊपर सीनेट है। तो ये दोनों ही, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, लंबे समय अमेरिका में सीनेटर रहे हैं। जो बिडेन की राष्ट्रपति पद के लिए उनके चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और 14 दिसंबर 2020 को जो उम्मीदवार चुने गए हैं वे उन्हें राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करेंगे और जनवरी 20, 2021 में वे राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। जो बिडेन 77 वर्ष के हैं और लंबे समय से वे 1973 से 2009 तक वे लगातार डेलावेयर से सीनेटर निर्वाचित होते रहे हैं। और इस बीच में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए 3 बार कोशिश की है। 3 बार वे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए और ये चौथी बार है कि उन्हें इसमें सफलता मिली है। 3 असफल प्रयास उनके रहे हैं। 50 साल से भी ज़्यादा का राजनीति में उनका सक्रिय जीवन है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकी पूंजीवाद के हितों की उसे संरक्षित किया है, उसकी सेवा की है। और इस सेवा के लिए अमेरिका की दक्षिणपंथी पूंजीवादी व्यवस्था जो बिडेन का पूरी तरह से समर्थन करती है। और अगर जो बिडेन के इस लंबे जीवन के, उनके बहुत सारे राजनीतिक कार्यकलापों को देखें तो वो तो खैर एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उनकी राजनीति को समझने के लिए जो 2 मुख्य कारनामे उनके हैं, जिसमें उन्होंने 1990 में यूगोस्लाविया में, पूर्वी यूरोप के यूगोस्लाविया में नाटो सेनाओं के हस्तक्षेप का खुला समर्थन किया था, बल्कि इस हस्तक्षेप की एक तरह से राजनीतिक अगुवाई की थी। और 2002 में इराक पर हमला करने वाले अमेरिकी प्रशासन में, उसके सीनेटरों में, उनकी अगुवाई करने वालों में से जो बिडेन एक थे। यूगोस्लाविया पर नाटो के हमले का समर्थन, इराक पर अमेरिका के हमले का समर्थन 2002 में, ये उनके 2 बड़े कारनामे हैं। और उनकी जो बाकी की राजनीति है ये उसके 2
चमकते हुए उदाहरण हैं। उनकी बाकी की भी सारी राजनीति जो बिडेन की इसी तरह से है। शुरू से उन्होंने अमेरिकी पूंजीवाद के हितों का संरक्षण करने में अमेरिकी सीनेट की अगुवाई की है और ये बात बहुत स्पष्ट है उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को देखते हुए। अभी कमला हैरिस पर हम बात करेंगे बाद में। तो जो बिडेन के अपने राजनीतिक कैरियर को देखते हुए ये बात बहुत स्पष्ट है कि वे किसी भी तरह से ट्रंप की राजनीति को, ट्रंप की नीतियों को उलटने वाले नहीं हैं, बल्कि उन नीतियों के वे पक्के समर्थक रहे हैं और उन नीतियों के साथ चलते रहे हैं। 2009 से 2017 तक वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जो बिडेन, और अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय लेफ्टिनेंट्स में से जो बिडेन एक हैं। उनके इस चुनाव में अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सीधे उनकी मदद कर रहे थे, उन्हें चंदा दे रहे थे और उनके लिए प्रचार तक कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने में लंबे समय से उबलता हुआ जो गुस्सा था मेहनतकश जनता में, अमेरिका की वर्किंग क्लास में, अमेरिका के मजदूरों में, उसने अपनी भूमिका अदा की है। कोविड-19 ने, कोविड क्राइसिस ने, कोरोना संकट ने इस गुस्से को आसमान में पहुंचा दिया था। अमेरिका दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों में और ऐसे देशों में जिनमें मृत्यु संख्या सबसे अधिक थी लोगों की, उनमें से एक था। अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में मारे गए हैं और ये आंकड़ा, कोरोना प्रभावित होने वालों का आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गया है। 1 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ प्रभावित हो रहे हैं और इस सब के चलते ट्रंप ने बहुत शुरू से ही जिस नीति का अनुसरण किया कोविड से निपटने के लिए, उन्होंने शुरू में ही कहा कि जिन्हें मरना है वे मरेंगे और कम से कम 2.5 लाख लोग अमेरिका में मरेंगे। ये ट्रंप ने, अमेरिका नहीं रुकेगा। और इस बीच में उन्होंने कारखानों को ही नहीं खोला, स्कूलों को भी खोल दिया। नीति थी इससे निपटने की, वो ये थी कि जिसे मरना है वो मरे, जो जी सकता है वो जिए। तो लोगों को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था अमेरिकियों को डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके परिणाम बहुत ही घातक आए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अमेरिका में पूरी तरह से धज्जी उड़ गई। ओबामा केयर का जो ढांचा, जैसा तैसा ढांचा खड़ा हुआ था, इंश्योरेंस का, स्वास्थ्य बीमा का, स्वास्थ्य सेवाओं का, उनका उद्धार करने की जो दावे ओबामा के समय में किए जा रहे थे, उन सब से ट्रंप सरकार पीछे हट गई थी और स्वास्थ्य सेवाओं की जो दिवालियापन है अमेरिका के अंदर, उसका बहुत ही बढ़िया तरह से कोरोना संकट ने भंडाफोड़ कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका में कालों के दमन की, रंगभेदी निज़ाम की पूरी तरह पोल खुल गई जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में अमेरिका में एक विद्रोह जैसी स्थिति जो है पैदा हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या ने और उस पर खड़े हुए आंदोलन ने भी ट्रंप के इस पराजय में एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा रोल अदा किया। और इस तरह के और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे अमेरिका की मेहनतकश जनता त्रस्त थी। उसने डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ, रिपब्लिकन नीतियों के खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ जो पूंजीवाद का खुल्लम खुल्ला समर्थन करती थी, जो सीधे मेहनतकश जनता पर हमला करती थी, उसकी विरोधी थी, उसके खिलाफ वहाँ की मजदूर और मेहनतकश जनता ने वोट किया। ये वोट किसी भी तरह से जो बिडेन के पक्ष में नहीं था, बल्कि पूरी तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में था, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विपक्ष में था। ये एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था अमेरिका के अंदर, जिससे जो बिडेन को विजय हासिल हुई। जो बिडेन को जो बिडेन की पार्टी को इस कंटेस्ट में, इस रेस में 7,55,51,684 मत मिले, जो कुल मतों का 50.6% हैं।
ट्रंप को 7,11,89,789 मत मिले, जो कुल मतों का 47.7% है। और इस आंकड़े का महत्व यह है कि अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा वोट जो बिडेन को मिले, इससे ज़्यादा वोटिंग किसी भी विजयी राष्ट्रपति के पक्ष में कभी नहीं हुई। तो ये जो वोटिंग हुई है जो बिडेन के पक्ष में, इस वोटिंग में जैसा मैंने कहा कि जो एक नकारात्मक मानस था मजदूर वर्ग का, मेहनतकश जनता का, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आया। तो इस वोटिंग को अमेरिका में हम मजदूर और मेहनतकश जनता के एक पैसिव रेबेलियन, एक परोक्ष विद्रोह के तौर पर हम देख सकते हैं, उसके तौर पर समझ सकते हैं कि अमेरिका में दक्षिणपंथी व्यवस्था के खिलाफ, दक्षिणपंथी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ ये मेहनतकश जनता का एक विद्रोह था, जिसमें सबसे ज़्यादा, पहली बार अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो डाले गए। और विपक्ष में जो कैंडिडेट थे, विपक्ष में जो पार्टी थी, जो एकमात्र विकल्प बचा था वहाँ लोगों के सामने, तो उसके कैंडिडेट को ये वोट मिले। और इतनी बड़ी तादाद में वोटों का डाला जाना, वोटों का मिलना, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि वहाँ की जो मौजूदा व्यवस्था थी जिसका प्रतिनिधित्व ट्रंप कर रहे थे, उसके खिलाफ लोगों ने ये वोट किया। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के फर्जी वामियों के, बर्नी सैंडर्स जैसे वामियों के और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के और तमाम लोगों के प्रभाव से, उनके रहते अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था दो दलों के, दो दलीय व्यवस्था में बट गई है पूरी तरह से। ये दोनों दल, इनका नेतृत्व बूर्जुआजी के दलालों के, एजेंटों के हाथ में है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां वहाँ के बड़े पूंजीपति, बड़े कॉरपोरेट उन्हें संचालित करते हैं। इनके नेता सीधे सीधे उनके पॉकेट लीडर्स हैं, उनके पपेट्स हैं। और इन दोनों की नीतियों में, रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की नीतियों में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा है। और इसी का परिणाम था कि जैसे ही अमेरिकी मीडिया ने घोषित किया कि जो बिडेन चुनाव जीत गए हैं, वे राष्ट्रपति बनेंगे दिसंबर में, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है ज़्यादा वोट मिले हैं और ज़्यादा सीट मिली हैं, तो उनके घोषित करते ही जो बिडेन ने जो वक्तव्य दिया वो पूरी तरह से अपने आप में आश्चर्य में डालने वाला था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता ने यूनिटी के लिए, एकता के लिए वोट किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने विरोधियों के साथ, रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर अमेरिका को आगे ले जाएं। तो जो बिडेन ने ये जो जनादेश था, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के खिलाफ मिला था, इसे पूरी तरह से खंडित कर दिया। अपने इस भाषण में इसे पूरी तरह से खंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जनादेश किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मतलब उनके भाषण का मतलब था, उनके भाषण में जो केंद्रीय विचार था वो ये था कि किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जनादेश एकजुट होकर काम करने के लिए, एकजुट होकर काम करने से उनका मतलब था कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक होकर अमेरिका को आगे ले जाए। तो इस चुनाव के परिणाम हाथ में आते ही सबसे पहला जो विचार जो बिडेन के दिमाग में आया और जिसे उन्होंने प्रेस के सामने उगला, वो ये विचार था कि ये जो जनादेश हुआ है, ये जो वोटिंग हुआ है, इस जनादेश का अर्थ ये नहीं है, ये जनादेश जो है ये ट्रंप के खिलाफ जनादेश नहीं है, ये जनादेश रिपब्लिकन्स के खिलाफ जनादेश नहीं है, पूंजीवाद की नीतियों के खिलाफ जनादेश नहीं है, बल्कि ये मिलकर काम करने के लिए जनादेश है कि पूंजीवाद की दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट, वे एक होकर अब पूंजीवाद के लिए काम करें। जो नूरा कुश्ती होनी थी वो हो चुकी। जो बिडेन का ये मानस था, ये मत था उनका कि चुनाव के नाम पर जो नूरा कुश्ती होनी थी वो हो गई आपस में। अब इसका फैसला हो गया है कि अब ट्रंप नहीं, अब ट्रंप आराम करेंगे, वे सुस्ताएंगे, वे सांस लेंगे, और जो बिडेन जो हैं वो अगले इस टर्म में अमेरिकी प्रशासन को चलाएंगे, उसके सत्ता रथ को हाँकेंगे।
तो जो बिडेन ने इस जनादेश को इंटरप्रेट करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि ये जनादेश किसी भी तरह से व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए, और दोनों पार्टियों को जनादेश है कि दोनों पार्टियां और उनके नेता मिलकर काम करें। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों पार्टियों की नीतियों में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। चुनाव उनके लिए सिर्फ एक नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, मूर्ख बनाने का साधन है, और असली जो मकसद है वो पूंजीवाद के लिए रथ को हाँकना है। उन्नीस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चुनाव में हारने वाले और जीतने वाले दोनों पक्षों को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पक्षों को 7 करोड़ से ज़्यादा मत मिले हैं। दोनों उम्मीदवारों को 7-7 करोड़ से ज़्यादा मत मिले हैं। और 7.5 करोड़ से ज़्यादा मत लेकर बिडेन अब तक के पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्हें 7.5 करोड़ से ज़्यादा मत मिले हैं। बिडेन का ये चुनाव, दक्षिणपंथी बिडेन का ये चुनाव, इसका बड़ा श्रेय बिडेन के जीतने का और वोट्स के ट्रंप और बिडेन के बीच में बंट जाने का जो बड़ा श्रेय है वो बर्नी सैंडर्स को जाता है, जिसने बिडेन के पक्ष में न सिर्फ अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, बल्कि लोगों से अपील की थी कि वे बिडेन के लिए वोट करें, डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए वोट करें। डोनाल्ड ट्रंप की हार को पूरा जो बूर्जुआ मीडिया है, अमेरिका का भी बूर्जुआ मीडिया और बाहर भी बूर्जुआ मीडिया, वो अब इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है जनता को, मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप सारे संकट की जड़ हों और डोनाल्ड ट्रंप के हट जाने से अब सारे दुख, सारे संकट जो हैं मेहनतकश जनता के हल हो जाएंगे और अमेरिका की राजनीति वाम की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, अमेरिका की राजनीति जनवादी हो जाएगी, लोकतांत्रिक हो जाएगी। साथ ही ये बड़ा झूठ है। अमेरिका का संकट वास्तव में उस संकट को डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा नहीं किया, उस संकट की जड़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बल्कि विश्व पूंजीवाद है। अमेरिका का मौजूदा आर्थिक राजनीतिक संकट पूंजीवाद में धंसा है, डोनाल्ड ट्रंप के पेट में नहीं धंसा है। डोनाल्ड ट्रंप हो या मोदी हो, बिडेन हो या मनमोहन सिंह हो, ये इस पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं। ये संकट की जड़ नहीं है, बल्कि उस संकट की पैदावार हैं। पूंजीवाद के संकट की पैदाइश है ये उसके प्रतिनिधि हैं पूंजीवाद के। तो ये जो बहुत जोर से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हट जाने से और जो बिडेन के सत्ता संभाल लेने से अमेरिका की जनता को, अमेरिका की मेहनतकश जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है, या अमेरिका की राजनीति में किसी तरह का कोई बदलाव आने वाला है, वो ज़्यादा वामपंथी हो जाने वाली है, ज़्यादा जनवादी लोकतांत्रिक हो जाने वाली है, तो ये पूरी तरह से झूठ है, जिसे जानबूझकर दक्षिणपंथी मीडिया मेहनतकश जनता की नर्व्स को, उसकी नसों को शांत करने के लिए फैला रहा है। ये झूठ किसी एक चैनल से नहीं, बल्कि आप देखेंगे अमेरिका के जितने भी बड़े अखबार हैं, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, या तमाम तरह के दूसरे जो अखबार हैं दुनिया भर में, अमेरिका के नहीं दुनिया भर के जो अखबार हैं, वे इस झूठ को फैला रहे हैं और इस झूठ के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के हारने की खबर फैली, दुनिया भर में, लंदन में, सिडनी में, सब जगह प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन ये जो ट्रंप की नीतियां हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां किसी भी तरह से, जो बिडेन की नीतियां किसी भी तरह से इन नीतियों के खिलाफ नहीं है और इनसे अलग नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि लंबे समय में आप देखेंगे तो इन्हीं नीतियों को, ठीक इन्हीं नीतियों को जिनको रिपब्लिकन पार्टी ने बनाया और लागू किया, इन्हीं नीतियों को डेमोक्रेटिक नेता भी
ढोते रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाते रहे हैं। जो बिडेन का चुनाव हुआ, उनके चुनाव का रास्ता साफ हुआ। प्रेस ने जैसे ये डिक्लेयर किया, पूरे, अगर वे वामपंथी होते, अगर वे किसी तरह से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे होते, मेहनत का जनता के उसके लिए क्रांतिकारी कदम तो दूर छोड़िए, अगर किसी तरह के सामाजिक सुधार की भी गुंजाइश जो बिडेन के तहत होती तो पूरी पूंजीवादी दुनिया में चिंता की लहर फैल जाती। लेकिन पूरी पूंजीवादी दुनिया में जो बिडेन के इस चुनाव पर खुशी की लहर फैल गई और दुनिया के सबसे घृणित दक्षिणपंथी शासकों में से एक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, जो हमारे बीच 40 वर्ष से व्यक्तिगत लंबा रिश्ता कायम रहा है और मैं आपको एक अच्छे नेता के रूप में और मित्र के रूप में जानता हूं। मैं अमेरिका और इस्राइल की विशेष हितों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आप दोनों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक हूं। मतलब बिडेन और कमला हैरिस दोनों के साथ। और आपको बता दें कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये इससे पहले लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिणपंथी, नस्लवादी और अंधराष्ट्रवादी नीतियों के सबसे पक्के समर्थक नेताओं में से एक रहे। तो इन्होंने तुरंत ही जो बिडेन की जीत पर उन्हें बधाई दी और ये कहा कि 40 साल से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और अमेरिका इजराइल के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। 1986 में जो बिडेन ने एक बयान दिया था। 1986 में जो बिडेन ने कहा था, मैं आपको जो बिडेन के इतिहास में ले जा रहा हूं कि जो बिडेन किस तरह से तब सोचते थे और किस तरह से अब सोचते हैं, और दोनों के बीच में लेशमात्र भी अंतर नहीं आया। जो बिडेन ने 1986 में कहा था कि इजराइल में हमारा $3 बिलियन का निवेश बिल्कुल सही है। यदि इजराइल ना होता तो अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक इजराइल बनाना पड़ता। ये 1986 का बयान है उनका। जो बिडेन ने 1986 में यह बयान दिया। 2007 में उन्होंने एक और बयान दिया। 2007 में जो बिडेन किसी तरह से बदले नहीं, उन्होंने 1986 के बयान को ही रिपीट करते हुए फिर कहा, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति इजराइल है। युवा सीनेटर होते ही मैंने कहा था, यदि मैं यहूदी होता तो मैं जियोनिस्ट होता। दरअसल जियोनिस्ट होने के लिए आपका यहूदी होना भी कतई जरूरी नहीं है। तो ये जॉन बिडेन हैं जिन्हें अमेरिका और बाहर के वामपंथी ट्रंप के मुकाबले एक वामपंथी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो लोकतंत्र और जनवाद का हिमायती हो। और ये जो बिडेन सीधे सीधे जियोनिज्म का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं यहूदी होता तो मैं जियोनिस्ट होता, बल्कि मैं यहूदी नहीं होता, जियोनिस्ट होता, क्योंकि जियोनिस्ट होने के लिए यहूदी होना भी जरूरी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन होते हुए भी जियोनिस्ट हूं। दरअसल ये कह रहे हैं वो इजराइल की नीतियों से, इजराइल की उन दमनकारी नीतियों से जिनमें उसने फिलिस्तीन को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है, उन नीतियों से जो बिडेन पूरी तरह से सहमत है। और अमेरिका में अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में इजराइल के लिए उनका अंध समर्थन साथ रहा है। इजराइल को वे
अमेरिका का भी आदर्श बताते हैं। इजराइल के प्रशासन को, इजराइल की सरकार को वो अमेरिकी सरकार के लिए आदर्श बताते हैं। 2010 में बिडेन के इजराइल दौरे के समय फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में इजराइल ने नई बस्तियां बसाने की घोषणा की। आपको बता दें कि 2010 में ओबामा राष्ट्रपति थे और जो बिडेन उपराष्ट्रपति थे, और जो बिडेन को वहां भेजा गया था एक शांति मिशन पर कि इजराइल जो है वहां आगे बस्तियां ना बसाए, गाजा पट्टी में सेटलमेंट कॉलोनीज ना बनाए अपनी, और इस क्षेत्र में शांति कायम हो। तो इस फर्जी मिशन पर जो बिडेन को वहां भेजा गया था दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। जैसे ही जो बिडेन इजराइल पहुंचे, इजराइल ने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें नई बस्तियां बसाई जानी थी गाजा पट्टी के अंदर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल ने जॉर्ज बुश के समय में जितनी बस्तियां बसाई थी गाजा पट्टी में, उससे ज्यादा बस्तियां ओबामा और जो बिडेन के समय में बसाई, और वे हाथ पर हाथ धरे इसे चुपचाप देखते ही नहीं रहे, बल्कि वे सीधे सीधे इजरायली सरकार की मदद करते रहे। 2014 की गर्मियों में जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर बहुत ही जोरदार हमले शुरू किए, और ये हमले यहां तक पहुंच गए कि इन हमलों में रोजाना 1 दर्जन बच्चों के मरने की, फौजियों के हाथों मारे जाने की, इजरायली फौजियों के हाथों मारे जाने की औसत आने लगी। औसतन रोजाना 1 दर्जन बच्चे मारे जाने लगे इजरायली फौजियों के हाथों। और हत्या का ये ऐसा दौर चला जिसमें 51 दिन के इस हमले में लगभग 2200 लोग वहां मारे गए। उस समय शांति दूत बनकर गया ये जो बिडेन था, जो 2010 में वह शांति दूत बनकर गया था जो बिडेन। ये इजराइल को हथियार सप्लाई करने वालों में, उन नेताओं में जो इजराइल को हथियार देने के सबसे ज्यादा पक्ष में थे अमेरिका में, उनकी अगुवाई कर रहा था। उनमें से एक था ये, उसकी अग्रिम पंक्ति में था। तो इजराइल हत्याएं कर रहा था गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन में, यरूशलेम में, पूर्वी यरूशलेम में खासतौर से। और जो बिडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन, ओबामा के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन उसको आर्म्स और एम्यूनिशन, गोला बारूद जो है इजराइल को सप्लाई कर रहा था। इसी दौर में ओबामा के साथ मिलकर बिडेन ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच त्रिपक्षीय समझौते कराने और मध्य पूर्व में एक प्रो अमेरिकन एक्सेस बनाने की, एक अमेरिका पक्षीय ध्रुव बनाने की पूरी कोशिश की। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अमेरिका में एक मुहिम चलाई, एक मुहिम जारी रखी, जिसमें अमेरिकी प्रशासन पर यह दबाव बनाते रहे, अमेरिकी कांग्रेस पर यह दबाव बनाते रहे कि वो इजराइल के लिए, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, फिलिस्तीन पर इजराइल की वॉर को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद दे, माली मदद दे, फौजी मदद दे। 21 नवंबर 2017 को नेतन्याहू ने फिर ट्वीट किया। नेतन्याहू ने इस सेवा के लिए जो बिडेन, ओबामा, कमला हैरिस जैसे नेताओं ने उनकी की थी, इसके लिए उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहा, मैं कमला हैरिस कैलिफोर्निया की सीनेटर से मिला, हमने पानी के प्रबंध, कृषि और साइबर सुरक्षा पर बात की। हमें इस्राइल की सुरक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता पर गहरा संतोष है और इसके लिए मैंने अपनी अनुभूति व्यक्त की। तो 2017 में नेतन्याहू फिर से धन्यवाद दे रहा था कमला हैरिस को और बिडेन को,
चुनाव से पहले कमला हैरिस ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता और पूर्वी यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास फिर खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर से फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस सहायता को बंद कर दिया था और दूतावास को भी बंद कर दिया था पूर्वी यरूशलेम में। जब वहाँ इजराइल के हमले बढ़ने लग गए तो इजराइल को फ्री हैंड देने के लिए, खुला हाथ देने के लिए दूतावास को बंद कर दिया था। और ये जो एक तरह की फर्स्ट एड दी जा रही थी फिलिस्तीन को, इसको रोक दिया था। तो कमला हैरिस ने कहा कि इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि फिलिस्तीनियों को जीवन रक्षक गोली दी जाएगी और इजराइल को उनकी ज़मीन पर कब्जे और अधिकारों के दमन के लिए फिर से सहयोग शुरू किया जाएगा। फिर से दूतावास खोला जाएगा और दूतावास के जरिए फिर से ये सारा जो सहायता है इजराइल को, ये मुहैया कराई जाएगी। 8 साल लगातार ओबामा और बिडेन की ये राजनीति उनके कार्यकाल में लगातार जारी रही, जिसमें वे फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करते रहे। और समर्थन ही नहीं करते रहे, इजराइल को माली और फौजी दोनों तरह की सहायता देने के लिए वे अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाते रहे। उसके प्रतिनिधि होने के नाते वे सीधे सीधे ये मदद देते रहे। 2018 में इनकी जो वामपंथीता है, जो बिडेन की, कमला हैरिस की, अमेरिकी डेमोक्रेटों की, तो उसकी बहुत ही बेहतर तरीके से पोल खोलते हुए बेन रोड्स, जो ओबामा बिडेन के नीचे सहायक सुरक्षा सलाहकार थे, उनके समकालीन थे, उन्होंने अपने मेमोइर्स में, अपनी स्मृतियों में लिखा। बहुत ही शानदार बात है ये, साथी ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम इजराइल के पक्ष में नहीं हैं, वे ये भूल जाते हैं कि ओबामा बिडेन प्रशासन ने फिलिस्तीनियों के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। सिर्फ बातें बातें की फिलिस्तीनियों के लिए, उनके लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। ठोस किया इजरायलियों के लिए। तो यहाँ बेन रोड्स जो हैं, वे इन आरोपों के खिलाफ, ये जो आरोप लगाए जा रहे थे जो बिडेन पर, ओबामा पर, कि वे इजराइल के पक्ष में कुछ नहीं कर रहे हैं, वे फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। और आपको बता दें, इस तरह के जो आरोप हैं वे पश्चिमी प्रेस, अमेरिकी प्रेस जानबूझकर लगाती है, लोगों के दिमाग में भ्रांति पैदा करने के लिए, उनके बीच में भ्रम फैलाने के लिए कि डेमोक्रेट्स जो हैं, ओबामा और बिडेन जैसे लोग जो हैं, वे किसी तरह का वामपंथी चरित्र रखते हैं, वे किसी तरह का लोकतांत्रिक और जनवादी चरित्र रखते हैं, ताकि लोगों के बीच में भ्रम बना रहे। बार बार जब वे रिपब्लिकन पार्टी के राज से नाखुश हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को सामने लाकर पूंजीवाद को बचाया जा सके, डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में तब पूंजीवाद की लगाम सौंपी जा सके कुछ समय के लिए, और रिपब्लिकन जो हैं वो सांस ले सकें, आराम कर सकें। तो बेन रोड्स का ये जो कथन है उनके स्मृति में, उनके मेमोइर्स में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर ये आरोप लगाने वाले कि हम इस्राइल के लिए हमने कुछ नहीं किया, ये भूल जाते हैं कि ओबामा बिडेन प्रशासन ने फिलिस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान, जिसमें ओबामा और बिडेन ने मिलकर साथ काम किया, ओबामा राष्ट्रपति थे, बिडेन उपराष्ट्रपति थे, इसमें अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक सहायता जो
अमेरिका ने भी किसी देश को दी, उसमें सबसे बड़ी सैनिक सहायता $38 बिलियन की सैनिक सहायता का पैकेज ये इसराइल को दिया गया। और ये वो दौर था, आपको बता दें, ये जो 2009 से और 17 का दौर है, 8 साल का, ये वो दौर था जिसमें इसराइल ने फिलिस्तीन की कमर तोड़कर रख दी थी। उसमें सबसे ज़्यादा हत्याएं इसराइल ने इस दौर में की थी। यरूशलेम पोस्ट ने इसलिए बिडेन के राष्ट्रपति बनने की घोषणा होते ही, राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा होते ही, राष्ट्रपति पद के लिए उनके रास्ता साफ होने की घोषणा होते ही, उन्होंने, यरूशलेम पोस्ट ने अपने एक एडिटोरियल में लिखा कि आने वाले महीनों में एक नई और दीर्घकालीन सैनिक सहायता योजना तैयार करने के लिए इसराइल बिडेन प्रशासन से संपर्क बनाए रखेगा। नई नीति में मध्य पूर्व में उभर रही नई चुनौतियों पर बात की जाएगी। इसका अर्थ था, बहुत स्पष्ट अर्थ था इसका, कि नए सिरे से बिडेन के सत्ता में आ जाने के बाद अब नए सिरे से एक दीर्घकालीन नीति तैयार की जाएगी जिसमें इसराइल को एक विशेष भूमिका, एक विशेष रोल मिलेगा। इसराइल के बहुत अच्छे संबंध रिपब्लिकन्स के साथ भी रहे। इसराइल के बहुत अच्छे संबंध डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, लेकिन उससे भी अच्छे संबंध, उससे भी प्रगाढ़ संबंध इसराइल के और विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जो बिडेन के साथ हैं। जो बिडेन के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी। हर बार जब भी अमेरिका में ये बदलाव होता है, रिपब्लिकन्स के हाथ से सत्ता डेमोक्रेट्स के हाथ में जाती है, तो अमेरिकी मीडिया और दुनिया भर का मीडिया ये जोरदार भ्रमजाल बुनना शुरू कर देता है कि अब अमेरिका में कोई बदलाव होने जा रहा है। अब अमेरिका की जैसे दक्षिणपंथी नीतियां, उसकी पूंजीवादी नीतियां बदलने जा रही हैं और ये मेहनत कश जनता के पक्ष में होने जा रही हैं। लेकिन हर बार हमने देखा है, और दशकों से हम ये लगातार देखते आ रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वही निज़ाम बना रहता है, वही व्यवस्था बनी रहती है, वही सब कुछ बना रहता है, सिर्फ झंडे बदल जाते हैं। लंबे समय से हमने देखा है कि किसी भी तरह से इनमें से एक के आने से, दूसरे के जाने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में पैदा हो जाती है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो किसी तरह का कोई बदलाव इसके अंदर लाएंगे। ओहियो से जो रिपब्लिकन गवर्नर हैं, पूर्व रिपब्लिकन गवर्नर हैं जॉन कैसिच, उन्होंने इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन की पूरी मदद की। और ये दक्षिणपंथियों के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं जॉन कैसिच। बाद में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, जो बिडेन की विजय के बाद, विजय की घोषणा होते ही उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस में कहा, यह समय है कि डेमोक्रेट शेष आधे अमेरिका की बात भी सुने, उसकी बात पर ध्यान दें। शेष आधा अमेरिका कौन? रिपब्लिकन्स। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट अब रिपब्लिकन्स की बात सुने। शुक्र है कि जो बिडेन में समाजवाद का अंश नहीं है। और यह बहुत मार्के की बात है। जो बिडेन के बारे में जो दक्षिणपंथी प्रेस भ्रांति फैला रहा है कि वे किसी तरह के वामपंथी हैं, वे किसी तरह से समाजवाद से प्रेम करते हैं, उसकी धज्जी उड़ाते हुए ओहियो के इस पूर्व गवर्नर ने, रिपब्लिकन गवर्नर ने, जॉन कासिच ने बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि अब डेमोक्रेट्स को, जब वे राष्ट्रपति उनका चुना गया है, तो उन्हें रिपब्लिकन्स की बात सुननी चाहिए। मतलब वे वही कह रहे हैं कि उन्हें रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये शुक्र है कि जो बिडेन जो है उनमें समाजवाद का कोई अंश नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वामपंथी बिडेन को कितना भी वाम की ओर धकेलें, मगर इस बार डेमोक्रेटों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए
कि वाम के कारण इस बार वे चुनाव हारते हारते बचे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन एबिगेल स्पेनबर्गर ने कहा कि डेमोक्रेटों को दोबारा समाजवाद शब्द का प्रयोग तक नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के ये जो नेता हैं जिन्होंने जो बिडेन को सपोर्ट किया और जो बिडेन के दाएं बाएं के नेता हैं, वे कह रहे हैं सबसे पहले तो इन्होंने समाजवादी लफ्फाजी का इस्तेमाल करते हुए, वामपंथी लफ्फाजी का इस्तेमाल करते हुए मेहनतकश जनता को धोखा दिया, उसके वोट इकट्ठे किए और चुनाव जीतते ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि समाजवाद और वामपंथ का नाम लेने से वोट मिले नहीं है बल्कि वोट कट गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हारते हारते बचे हैं वामपंथ और समाजवाद का नाम लेने से, और बिडेन ने इस पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की, उसे मौन समर्थन दिया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिडेन के दाएं बाएं के लोग ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बिडेन पूरी तरह से ये जो लफ्फाजी उन्होंने की थी, ये जो ठगी उन्होंने की थी वोट हासिल करने के लिए मेहनतकश जनता के साथ, इससे वे दूर हट जाएंगे, इसका मखौल उड़ाएंगे, इसकी खिल्ली उड़ाएंगे और सीधे सीधे वे दक्षिण पथ की राह पकड़ेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में बिडेन और हैरिस का, कमला हैरिस का ये जो शासन है, उनके नेतृत्व वाला जो शासन है, ये किसी भी तरह से किसी तरह के सामाजिक सुधारों का शासन होने वाला नहीं है, बल्कि लगातार कटौतियों का और सैन्यवाद का शासन होने वाला है, जिसे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी दोनों मिलकर चलाएंगी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों मिलकर चलाएंगे। सीनेट में अभी भी रिपब्लिकन्स का बोलबाला है और उनके पास वीटो पावर है कि वो डेमोक्रेट्स के किसी भी राष्ट्रपति के किसी भी फैसले को उलट दें, उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों आपस में मिलजुल कर सत्ता चलाएंगे। कमला हैरिस को लेकर विशेष रूप से हमने कहा था कि कमला हैरिस पर हम बात करेंगे, तो कमला हैरिस को लेकर विशेष रूप से खास तौर से भ्रमजाल बुना गया और इस भ्रमजाल को बुनने में बाकी दुनिया के और अमेरिका की प्रेस के साथ साथ भारत की प्रेस भी शामिल है। अफ्रीका में भी इसी तरह का फोबिया खड़ा किया गया है। कमला हैरिस भारतीय, एशियाई मूल की और अफ्रीकी मूल की दोनों से वे संबंध रखती हैं। उनके पिता जो हैं वो अफ्रीकी मूल के थे, अश्वेत थे, और उनकी माँ जो हैं वे भारतीय मूल की हैं, एशियाई मूल की हैं। तो उन्हें एशियाई अफ्रीकी मूल की हाइब्रिड नागरिक के तौर पर पेश किया जा रहा है। और भारतीय प्रेस, और उसमें दक्षिणपंथी प्रेस ही नहीं, वामपंथी प्रेस भी शामिल है। इसी तरह से अफ्रीकी प्रेस में भी दक्षिणपंथी प्रेस और वामपंथी प्रेस भी शामिल है। वो सब मिलकर जो है उन्हें एक राष्ट्रवादी फोबिया खड़ा कर रहे हैं। वो कमला हैरिस को अपनी बता रहे हैं, वो उसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उसका कोई जुड़ाव भारत की और अफ्रीका की जो बहुत ही गरीब और मेहनतकश जनता है उसके जैसे वो उसका प्रतिनिधित्व करती हो अमेरिका में। उन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वह अमेरिका में जो अश्वेत आबादी रहती है, जो एशियाई आबादी रहती है, जैसे वो उसका प्रतिनिधित्व करती हों, जैसे उसके सुख दुख जो हैं वो शेयर करती हों। तो साथियों, पूरी तरह से गलत है। मैंने देखा आज फेसबुक पर, मैंने देखा बहुत सारे साथी हैं, जैसे मैं RCPI के एक साथी हैं महेंद्र ने, मैं उनकी पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत ही प्रशंसा लिखी है कमला हैरिस की। तो ये प्रशंसा लिखते हुए भूल जाते हैं कि कमला हैरिस उन अमेरिकियों में से हैं, अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पिछले वक्त में अपराधों की पूरी एक श्रृंखला को अमेरिका की मेहनतकश जनता के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अंजाम दिया है।
अगर हम इसमें चर्चा करें तो कमला हैरिस की कमला हैरिस को लेकर ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो इन भ्रांतियों में अगर हम कमला हैरिस के इस इतिहास पर चर्चा करें तो सबसे पहले कमला हैरिस जो हैं उनके बारे में मैं क्या बताना चाहूँगा कि स्कूल्स में एक ऐसा कानून लाने के लिए जिसमें स्कूल्स में जिन बच्चों के पास नागरिकता के कागज नहीं हैं उन्हें सीधे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इमिग्रेशन के सुपुर्द किए जाने के लिए उनके माँ बाप से छीनकर उनके माँ बाप को बिना बताए उन्हें आईसीई के सुपुर्द किया जा सके, इसके लिए कमला हैरिस ने बाकायदा एक अभियान चलाया इस कानून के लिए, इस कानून को बनाने के लिए, और इस अभियान में उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने अमेरिका में एक ऐसा कानून बनवा दिया जिसके चलते अब अमेरिका में अमेरिकी सरकार किसी भी बच्चे को जिसके पास नागरिकता के कागज मौजूद नहीं है उसे आईसीई को सौंप सकती है बिना उसके माँ बाप की इजाज़त के। दूसरा, उन्होंने काम चोरी के खिलाफ एक कानून बनाया और इस कानून में बड़े पैमाने पर जो सिंगल मदर्स हैं, अकेली माएँ हैं, काले लोग हैं, एशियाई मूल के लोग हैं, अफ्रीकी मूल के लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो इस कानून का जो पूरा दंड है वो उनके सिर पर पड़ा। काफ़ी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। बैंक फ्रॉड करने वाले स्टीवन न्यूचिन, जिन्होंने एक पूरी श्रृंखला को अंजाम दिया बैंक फ्रॉड्स की, बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, तो कमला हैरिस ने उनका बचाव किया। सीनेटर रहते हुए खुल्लम-खुल्ला बचाव किया उनका सीनेट में, और मौजूदा चुनाव में, कमला हैरिस के इस चुनाव में स्टीवन न्यूचिन ने बड़ा चंदा दिया, भारी चंदा दिया। इससे पहले ये स्टीवन न्यूचिन राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रेजरी सचिव था। तो देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में किस तरह का संघात है, किस तरह का एक समझौता है, और किस तरह से दोनों पार्टियां ये फ्रॉडस्टर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, निवेशकों के साथ, बड़े बिजनेसमैन के साथ मजबूती से बंधी हुई हैं। उन्होंने एक कानून, एक और कानून को उन्होंने अंजाम दिया कैलिफोर्निया में, जहां की वे सीनेटर हैं, जिसमें नशा करने वालों को, जो किसी तरह की वायलेंस नहीं करते, कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा का प्रावधान रखा गया उस कानून में। और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी तरह का नुकसान अमेरिका को, अमेरिकी जनता को नहीं कर रहे थे, अहिंसक लोग थे, उन्हें जेलों में डाला गया। जबकि खुद कमला हैरिस ने बाद में स्वीकृति की कि वो भी इन नशा करने वालों में से एक हैं। वे खुद कैनबिस की शौकीन हैं, वे खुद नशा करती हैं। इसके बावजूद उन्होंने इन लोगों को 4-4 साल के लिए जेल में डाल दिया। एक ऐसे कानून का उन्होंने वहां समर्थन किया। इस कानून को उन्होंने ही दरअसल सीनेट में इंट्रोड्यूस किया। इस कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी 3 बार अपराध करता है, इसे 3 अपराध का कानून कहा जाता है, ट्रिपल ऑफेंस लॉ कहा जाता है। तो अगर कोई आदमी 3 बार अपराध करता है तो उस तीसरे अपराध में उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। और इसमें इतने छोटे छोटे अपराधों को शामिल किया गया है कि अगर किसी के पास, मसलन एक मामले में वहाँ तीसरा जो अपराध उस आदमी का था वो ये था कि उसके पास एक चाकू मिला था, सिर्फ चाकू का पोजीशन था, उसके लिए उसे उम्र कैद दे दी गई। तो एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें अमेरिका में पुलिस को बड़े अख्तियारात दे दिए गए हैं, बड़े अधिकार दे दिए गए हैं लोगों को झूठ मूठी फंसाने के लिए। और ख़ास तौर से
काले और गरीब लोगों को ऐसे कानूनों में फंसाने के लिए, उनको जेलों में ठूंसने के लिए, ऐसे कानून का समर्थन जो है और उसका इंट्रोडक्शन कैलिफोर्निया की इस सीनेटर ने, कमला हैरिस ने वहाँ किया। और जब इस कानून में सुधार की बात की गई, कुछ सीनेटर्स ने इसमें सुधार की बात की, तो कमला हैरिस ने इसका कड़ा विरोध किया। कमला हैरिस ने कहा कि नहीं। अमेरिका में एक बड़ा कांड हुआ जिसमें आप जानते हैं, जो कैथोलिक चर्च बाल बलात्कार कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें कैथोलिक चर्च के जो पादरी हैं वो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे थे। उस बलात्कार कांड में कमला हैरिस इन अपराधी पादरियों के पक्ष में खड़ी हो गई और खुल्लम खुल्ला उनका बचाव किया कमला हैरिस ने। इसी तरह से अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स को स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में उन्होंने विरोध किया और इन ट्रांसजेंडर्स को जेलों का प्राधिकार अपने पास होते हुए उन्होंने इन ट्रांसजेंडर्स को महिलाओं के बजाय या अलग जेल में रखने के बजाय पुरुषों के साथ रख दिया, जिसमें कितने ही ट्रांसजेंडर्स पर अत्याचार हुए, उनके टॉर्चर हुए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार तक हुए। बाद में वे एक प्रस्ताव लाई जिसमें अमेरिका में जेलों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजी जेलें बनाई गई और उन निजी जेलों में कैदियों को डालने के लिए, कैदियों को ट्रांसफ़र करने के लिए 73 करोड़ डॉलर का खर्चा स्टेट ट्रेजरी से किया गया, जिस खर्चे का समर्थन कमला हैरिस ने किया। लोगों को निजी जेलों में भेजने के लिए, निजी जेलों में रखने के लिए 73 करोड़ खर्च किए, लेकिन जब सीनेट में यह बिल आया कि गर्भपात को, एबॉर्शन को सरकारी खर्च पर किया जाए, महिलाओं को यह सुविधा दी जाए कि वे सरकारी खर्च पर एबॉर्शन करा सकें, तो कमला हैरिस इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने इसके खिलाफ 2 बार सीनेट में वोट किया और इसका विरोध किया। सीरिया में फौजी दखल को, अमेरिका के फौजी दखल को कमला हैरिस ने सीधा समर्थन दिया, इसके पक्ष में वोट किया और दूसरी बार फिर सीरिया में अमेरिकी सैनिक खर्च को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने वोट किया। तो सीरिया के अंदर जो पाशविकता हुई, जो पशुता हुई, जो अमेरिकी फौजों ने वहाँ दमन और दलन किया, उसके लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें कमला हैरिस अगली कतार में है। अमेरिका में जब कुछ एक्टिविस्ट्स ने एक मुहिम चलाई, जब जेलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब ये पता चला कि जो वहाँ अश्वेत लोग हैं उनका बड़ा हिस्सा जेलों में पहुँच चुका है और जेलें अश्वेत लोगों से, गरीब लोगों से भरी हुई हैं, तो वहाँ लोगों ने मुहिम चलाई कि अधिक स्कूल और कम जेलें, मोर स्कूल्स लेस जेल्स। तो ये जो कैंपेन चली, ये जो मूवमेंट चला, इसकी कमला हैरिस ने खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक तौर पर खिल्ली उड़ाई और उसका विरोध किया। सेक्स वर्कर्स के लिए कानून लाने का कमला हैरिस ने जोरदार विरोध किया। किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा सेक्स वर्कर्स को देने के लिए उन्होंने कड़ा विरोध किया। और जब PG&G जो गैस लाइन कंपनी है, उसकी गैस लाइन में बड़ा विस्फोट हुआ जिससे वहाँ बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए, तो कमला हैरिस ने उन पर मुकदमा चलाने, उन्हें गिरफ्तार करने का, उन पर किसी तरह की पाबंदी आयद करने का पूरा विरोध किया। PG&G के पक्ष में वे खुलकर खड़ी हो गई और इस चुनाव में PG&G ने उनकी चुनाव कैंपेन के लिए सबसे बड़ा चंदा दिया है। वहाँ की जो PG&G निजी कंपनी है जो वहाँ गैस सप्लाई करती है, तो इसने, कैलिफोर्निया की कंपनी है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, तो इसने जो है उनकी कैंपेन में बड़ा चंदा दिया। कमला हैरिस ने ईरान पर पाबंदियों के बिल का समर्थन किया था, जब ईरान पर पाबंदी लगाई थी उसका समर्थन किया था, और
जब अमेरिका ने एक तरफा तौर पर ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर संधि को, अपनी नाभिकीय संधि को खारिज कर दिया था, तो उस बिल का समर्थन किया था, बल्कि बिल का समर्थन ही नहीं किया था, उस बिल को लाने वालों में से कमला हैरिस एक थी। तो ये जो इस चुनाव का परिणाम है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बिडेन आ गए हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा और इसकी संभावनाओं को समझना पड़ेगा। और ये जो प्रेस, बूर्जुआ प्रेस, जिसमें उसके दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों हिस्से शामिल हैं, ये जो हल्ला मचा रही है, ये जो कह रही है प्रेस के ये अमेरिका के अंदर किसी तरह की चेंज लाएगा, किसी तरह का बदलाव लाएगा, तो ये एक बड़ा धोखा है, एक बड़ा भ्रम है जिसे मेहनतकश जनता के बीच में फैलाया जा रहा है। और किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अमेरिकी व्यवस्था में आने वाला नहीं है। वहाँ पूंजीपति वर्ग ने अमेरिकी व्यवस्था को इन दो पार्टियों के बीच में इस तरह से स्थिर कर दिया है कि ना तो इन पार्टियों के अपनी अंदरूनी ताकत से कोई बदलाव हो सकता है और ना ही इन दोनों पार्टियों के बीच अदला बदली से पूंजीवाद की सत्ता को कोई फर्क पड़ सकता है। आप देख सकते हैं भारत जैसे देशों में भी पूंजीपति वर्ग ये प्रयोग कर रहा है, जिसमें एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह की दो ध्रुवीय राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो नकली वामपंथी हैं, जो झूठे वामपंथी हैं, वे नागनाथ सांपनाथ की इस राजनीति में पूरी तरह से इसमें फंस रहे हैं और मजदूरों, युवाओं को फंसा रहे हैं। और इसी तरह से अमेरिका में भी ये जो नागनाथ सांपनाथ की राजनीति है, तो अमेरिकी राजनीति दशकों से इसी के अंदर फंसी हुई है, इसी भ्रांति में, इसी भ्रमजाल में मेहनतकश जनता को फंसाया हुआ है। कभी ओबामा जॉर्ज बुश से बेहतर हैं और कभी जो बिडेन जो हैं वो ट्रंप से बेहतर हैं। तो इस राग के साथ मेहनतकश जनता की आंखों में धूल झोंकी जाती रहती है। मेहनतकश जनता को इस संघर्ष से कि वो अपनी पार्टी बनाए, मजदूर वर्ग अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी को सामने लाए, एक ऐसी मार्क्सवादी पार्टी को सामने लाए जो इन दोनों पार्टियों को एक साथ चैलेंज दे सके, इन्हें चुनौती दे सके, तो उसकी बढ़त को, उसके विकास को रोकने के लिए न सिर्फ दक्षिणपंथी पार्टियां, ये दो पार्टियां तो काम करती हैं, इनके अलावा जो नकली वामपंथी हैं, बर्नी सैंडर्स जैसे, जो लगातार वामपंथी लफाजी करते हैं, उसी तरह की लफाजी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्क्स का जो शिष्य है वो इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। वे समाजवाद की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वे समानता की बात करते हैं, सोशल इक्वलिटी की, सामाजिक समानता की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है संघर्ष का तो वो गद्दारी कर जाते हैं। बर्नी सैंडर्स ने इन चुनाव में भी गद्दारी की हुई जो बिडेन के पक्ष में। पहले वे खड़े हुए, उनके खड़े होने से जितनी भी वाम की ताकतें थी उनको उन्होंने एक तरफ कर दिया, जो छोटे मोटे ताकतें वाम की मौजूद थी उनको एक तरफ कर दिया। लोगों को लगने लगा कि जब बर्नी सैंडर्स जैसा आदमी जो है, जो वर्मोंट से सीनेटर थे, कि बर्नी सैंडर्स जैसा आदमी जो है वो समाजवाद की पुकार दे रहा है और उसके पीछे पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक हिस्सा लामबंद है। और एक बार ऐसा लगने लगा अमेरिका के अंदर कि जैसे अमेरिका के अंदर जो है एक लहर आ रही है ये समाजवाद की, तो वो लहर पैदा करके सारे छोटे मोटे ग्रुप्स को किनारे करके और एकदम से उस ज्वार को भाटे में बदलते हुए बर्नी सैंडर्स ने जो बिडेन की पूंछ पकड़ ली। बर्नी सैंडर्स ने घोषित किया कि मैं जो है पीछे हट रहा हूं चुनाव से, मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं और जो बिडेन को सपोर्ट करूंगा। और युवाओं मजदूरों को कहा कि तुम भी सपोर्ट करो इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे तमाम, और जब ये बर्नी सैंडर्स वहाँ अपनी ये लफाजी कर रहे थे, ये नौटंकी कर रहे थे, तब दुनिया भर के जो वामपंथी हैं, आपको याद होगा वो एक दौर जो 2018 से शुरू किया गया था जानबूझकर, तो दुनिया भर के जो झूठे वामपंथी हैं वो बर्नी सैंडर्स को एक अमेरिकी वामपंथ के, अमेरिकी समाजवाद के एक नेता के रूप में प्रतिष्ठापित कर रहे थे। तो पहले इन सारे वामपंथियों ने मिलकर दक्षिणपंथी मीडिया के सहयोग से युवाओं को, मजदूरों को बर्नी सैंडर्स के पीछे बांधा, और तब बर्नी सैंडर्स ने जो बिडेन के पीछे बांधा और जो बिडेन ने फिर पूंजीवाद के पीछे उसको बांध दिया, पूंजीवाद की राजनीतिक व्यवस्था के पीछे युवाओं और मजदूरों को बांध दिया। और पूरी जो ये उठती हुई लहर थी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो एक विरोध पक्ष का एक मानस बना था युवाओं और मजदूरों के बीच में,
जिसके चलते उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वोटिंग की और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वोटिंग की, जिसमें पहली बार ये हुआ कि 7.5 करोड़ वोट ट्रंप के खिलाफ जो है डाले गए। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट जो है किसी राष्ट्रपति को मिले। तो इतना सारा आक्रोश, इतना सारा गुस्सा जो युवाओं और मजदूरों में था, उस सारे को पंक्चर कर दिया, उसकी जो है हवा निकाल दी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा खेल अमेरिकी चुनाव में हुआ और ये जो परिणाम आए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर जो बिडेन जीत गए, इन परिणामों से कोई संभावनाएं पैदा नहीं होती। इन परिणामों से शून्य संभावना पैदा होती है, कोई संभावना पैदा नहीं होती किसी भी तरह का। आप किसी तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन की या किसी बड़े डग की तो बात छोड़ ही दीजिए, कोई छोटा डग भी सामाजिक सुधार के रास्ते पर नहीं लिया जाएगा। जो बिडेन और कमला हैरिस का ये शासन आप देखेंगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के शासन से भी ज़्यादा दक्षिणपंथी साबित होगा। आप देखेंगे कि जिस तरह से ओबामा ने पूरी दुनिया में अमेरिकी नीतियों को ज्यों का त्यों बना करके रखा, जिस तरह से ओबामा पूरी दुनिया में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दुनिया के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब देशों में हमलों को लगातार जारी रखे रहा। अमेरिका की गृह और विदेश दोनों नीतियों को ज्यों का त्यों ओबामा ने बनाकर रखा। उसी तरह से ये बिडेन और हैरिस का जो मोर्चा है, इनकी जो सरकार है, इनकी जो पार्टी है, वो उसी सत्ता रथ को पुराने तरीकों से हाँकती चली जाएगी। इनके सत्ता में आने से मजदूर वर्ग को, मेहनत कश जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इनके सत्ता में आने से जो फायदा हुआ है वो अमेरिका से अस्थिर कर दिया था, संतुलित कर दिया था। उसके खिलाफ लोगों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा मेहनत कश जनता के अंदर पैदा हो रहा था। तो उसकी जो है सीटी निकाल दी है, उसकी हवा निकाल दी है। और आने वाले कुछ समय अब इन झूठी आशाओं के साथ, जिन्हें पूंजीवादी मीडिया अभी बिडेन और हैरिस के अंदर बांध कर रखेगा, पूंजीवादी मीडिया ये आशाएं पैदा किए रखेगा कि जो बिडेन और हैरिस मिलकर जनता के लिए कुछ करेंगे। उन आशाओं के सारे पूंजीवाद जो है अपना कुछ समय और निकालेगा। इसके बाद बिडेन और हैरिस उसी तरह का रिप्रेशन, उसी तरह का दमन शुरू करेंगे। वो दमन इतना हो जाएगा कि लोग ये भूल जाएंगे कि रिपब्लिकन्स किस तरह का दमन कर रहे थे। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स जो हैं, ये डेमोक्रेट्स का जो शासन है, ये रिपब्लिकन्स के शासन की सीमा को लांघ जाएगा। उसके बाद फिर लोग रिपब्लिकन्स को लेकर के आएंगे और इसी तरह से ये जो चक्र है पूंजीवाद का, ये चलता जाएगा। तो इसे तोड़ने के लिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जो नूरा कुश्ती है, इसे समझना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, इसके भ्रमजाल से बाहर निकलना होगा। जिस तरह से भारत में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में अभी बिहार इसका अखाड़ा बना हुआ है, इस नूरा कुश्ती का। एक तरफ भाजपा जदयू हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद हैं। तो इसी तरह की नूरा कुश्ती जो है वो अमेरिका में चलती है। पूंजीपति वर्ग लंबे समय में, पूंजीपति वर्ग ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि नूरा कुश्तियों के जरिए वो मेहनत कश जनता को अगर हमेशा के लिए नहीं तो काफ़ी समय के लिए बेवकूफ़ बना सकता है। मार्क्स ने लिखा था कि बूर्जुआ लोकतंत्र जो है वो पूंजीवाद के लिए सबसे अच्छी ढाल है, सबसे अच्छा कवच है उसके लिए। तो वो इसीलिए कि ये जो भ्रमजाल बुनता है पूंजीवाद लोकतंत्र का, जिसमें अपनी तानाशाही पर वो लोकतंत्र का पर्दा डाल देता है, लोगों को वोट का अधिकार देकर वो ये समझाता है मेहनत कश जनता को कि देखिए तो तुम्हारी सरकारें, अगर ये पसंद नहीं है तो इसे चुन लो, अगर रिपब्लिकन पसंद नहीं है तो डेमोक्रेट को चुन लो, अगर भाजपा पसंद नहीं है तो कांग्रेस को चुन लो। और इस तरह से चेहरों की अदला बदली से, झंडे और बैनरों की अदला बदली से वो उसके पीछे छुपे पूंजीवाद को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। और लोगों का ये जो रोष बनता है पूंजीवाद के खिलाफ,
उसके कारनामों के खिलाफ, उसकी व्यवस्था के खिलाफ उसे ये झंडे बदल कर, ये पेंट बदल कर, ये कवच बदल कर, ये उसका नकाब बदल कर, पूंजीवाद जो है अपना नकाब बदल कर इस रोष को ठंडा कर देता है और नए भ्रमों की सृष्टि कर देता है। उन नए भ्रमों को लेकर वो अगले 4 साल 5 साल जो है फिर सत्ता चलाता है और उसके बाद फिर अपना नकाब बदल लेता है। तो ये जो बार बार पूंजीवाद अपना नकाब बदलता है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में, इस खेल को दोस्तों हमें समझना होगा। ये जो झूठे वामपंथी हैं, इसमें इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो नकली वामपंथी हैं, स्टालिनवादी हैं, माओवादी हैं, जो इस खेल को चलाए रखने में, सांपनाथ नागनाथ की ये जो राजनीति है इसे चलाए रखने में वे बार बार हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। वे कहते हैं देखिए नागनाथ को अगर सत्ता से बाहर करना है तो अभी कोई चारा नहीं है, यही चारा है कि हम सांपनाथ की पूंछ पे बैठ जाएं, इस बार सांपनाथ को राज करने दो। और सांपनाथ के कुराज के चलते फिर नागनाथ जो है वो सत्ता में आ जाता है। तो अगर सांपनाथ नागनाथ की इस राजनीति से बाहर निकलना है तो हमें अक्टूबर क्रांति के जो अनिवार्य सबक हैं, उसका जो केंद्रीय सबक है उसको हमें समझना होगा कि उसका केंद्रीय सबक क्या है। उसका केंद्रीय सबक है मजदूर वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संघर्ष में मजदूर वर्ग की केंद्रीयता, जिसका मतलब है कि हमें एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना होगा जो राजनीतिक रूप से मजदूर वर्ग की पार्टी हो, पूंजीवाद से पूरी तरह से स्वतंत्र हो और पूरी तरह से ये पूंजीवाद के विरोध में खड़ी हो। तो एक ऐसी पार्टी का निर्माण करके मजदूर वर्ग के अग्रणी तत्वों को, उसकी अगली कतारों को एक ऐसी पार्टी में संगठित करके हम वास्तविक विकल्प पेश कर सकते हैं। जिस तरह की राजनीति अमेरिका से लेकर भारत तक स्टालिनवाद की ये झूठी और पूंजीवाद की दलाल पार्टियां कर रही हैं, जिसमें ये अमेरिका में युवा मजदूरों को डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे बांध देती हैं, भारत में ये अमेरिका में रिपब्लिकन्स के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे बांध देती हैं, भारत में भाजपा की खिलाफत के नाम पर कांग्रेस के पीछे बांध देती हैं। तो ये राजनीति, इसका सिलसिला तो अनंत है। ये बार बार जो सत्ता है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसका चक्रव्यूह बना रहेगा। ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मजदूर वर्ग को अपनी स्वतंत्र राजनीति स्थापित करनी है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों मजदूर वर्ग के दुश्मन हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों मजदूर वर्ग की दुश्मन हैं, दोनों एक से दुश्मन हैं, तो इस चक्रव्यूह को हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस समझ के साथ ये जो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की लड़ाई थी बिहार के अंदर, जिसमें हमने बहुत बड़ी भूमिका, हम समझते हैं बिहार में सबसे सशक्त जो हस्तक्षेप है वो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का रहा है वाम पार्टियों में। जहां बाकी तमाम तीनों बड़ी पार्टियां स्टालिनवाद की, कांग्रेस राजद की पूंछ पर बैठी हुई हैं बिहार में, वहां वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ी चोट दी है। बूर्जुआजी को एक नया अध्याय खोलकर, एक नया चैप्टर खोलकर, जिसमें हमने कहा है कि मजदूर वर्ग को, उसकी पार्टी को, उसके नेताओं को पूरी तरह से बूर्जुआ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से, बूर्जुआ राजनीतिक व्यवस्था से, उनकी पार्टियों से, नेताओं से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। उसे स्वतंत्र पार्टी के तौर पर संगठित होना चाहिए और हमारी कोशिश एक वर्किंग क्लास मास पार्टी, एक बड़ी जन पार्टी मजदूर वर्ग की बनाने की होनी चाहिए। उस जन पार्टी के निर्माण के लिए हम सबसे पहले मजदूर वर्ग की सबसे अगली कतारों को संगठित कर रहे हैं, उनके सबसे अग्रणी तत्वों को एक कार्यक्रम के गिर्द संगठित कर रहे हैं। और ये जो हमारी लड़ाई है, इसका अपने आप में अपरंपार महत्व है, जिसे अमेरिका में अभी हुए ये चुनाव, इनके जो परिणाम आए हैं और इनसे जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं इन परिणामों से, वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। कल बिहार का रिजल्ट आने वाला है। दोनों ही स्थितियों में अगर भाजपा और जदयू वहाँ जीत जाते हैं तो इनका पूरी तरह से काम तमाम हो जाएगा इन झूठे वामियों का। और अगर राजद और कांग्रेस सत्ता में आ जाते हैं तो ये और भी बढ़िया तरह से एक्सपोज होंगे, तब ये उस सत्ता का समर्थन कर रहे होंगे। तो बिहार में ये जो बूर्जुआजी है, ये जो गुंडा राज है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ भाजपा जदयू के गुंडों की पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के गुंडों की पार्टी है। और ये जो
स्टालिनवादी वाम है ये पूरा, तीनों बड़ी पार्टियां इसकी, ये खुद भी उनकी पूंछ पर जा बैठी हैं और इन्होंने अपने जो अनुयायी लाखों लाख वोट हैं, दसियों लाख वोट बिहार में हैं, वो सीधे ले जा करके उनकी जेब में डाल दिए, एक दक्षिणपंथी धड़े की जेब में डाल दिए। इसी तरह से बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका में किया। सबसे पहले उसने सारा सोशलिस्ट वोट अपने पीछे जमा कर लिया। उसने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लफाजी करता रहा और बिल्कुल मौके पर आकर के उसने वो वोट जो है जो बिडेन के पीछे बांध दिया और जो बिडेन ने ले जा करके उसे पूंजीपतियों की झोली में डाल दिया। तो इस तरह से इस सत्ता रथ की जो सीट है पीछे, उस पर जो है आराम से पूंजीपति बैठे हुए हैं तसल्ली से, निश्चिंत होकर, और उनके ये जो सारथी हैं ट्रंप और जो बिडेन, मोदी और मनमोहन, ये उसे हाँक रहे हैं और दोनों जगह ये जो झूठे वामपंथी हैं ये उस रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उस पर फूल बरसा रहे हैं और मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस रथ के बाईं तरफ जो बैठा है वो जनता का आदमी है। तो साथियों, इस भ्रमजाल से बाहर निकलो। मजदूर वर्ग की एकमात्र पार्टी वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के गिर्द संगठित होते हुए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका में साथियों ने वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का संगठन शुरू किया है। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी को फैलाते हुए उसके इर्द गिर्द मजदूरों की सरबराह की कतारों को ऐक्यबद्ध करते हुए आओ मिलकर बूर्जुआ पार्टियों के खिलाफ, पूरे बूर्जुआ दक्षिणपंथ के खिलाफ एक सच्चे क्रांतिकारी मजदूर वर्गीय समाजवादी मार्क्सवादी विकल्प का निर्माण करें। तो इसके साथ ही साथियों, आज की चर्चा के लिए आपके शामिल रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चर्चा लंबी हो गई, 1.25 घंटे की हो गई, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको छोटा रखा जाए, और लेकिन आज का विषय कुछ ऐसा था जिसके ऊपर कुछ स्पष्टता जो है वो आनी चाहिए थी, ज़रूरी थी। तो साथियों धन्यवाद। 1.25 घंटा हो गया और इस पर हम लोग जो है बातचीत करते रहेंगे। इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं, राजनीतिक मसले हैं। तो आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लाल सलाम साहब।